कि ये कोई सेमिनार में बोलने का मुझे अवसर मिला या बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर सेमिनार हो रहा है या उसमें बोलने का अवसर मिल रहा है, ये नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर बहुत तरह के सेमिनार होते हैं और बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं और हम भी बहुत सारे अलग अलग आयोजनों में भाग लेते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि जो विषय इस वेबिनार का चुना गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत, आदर्श और यथार्थ, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हम बाबा साहब को केवल अपने श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करेंगे, बाबा साहब को केवल उनका जयकारा नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इस बात पर विचार करेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर कैसा भारत चाहते थे और कैसा आज है। तो उनके जो सपनों का, उनके चेतना का जो भारत जो स्वरूप था वो आज किस रूप में है। हम बाबा साहेब के सपनों का भारत क्या था उसको बहुत संक्षेप में हम जानना चाहें तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हम वो उसको एक तस्वीर पेश कर देती है, जहाँ पहला ही वाक्य शुरू होता है, हम भारत के लोग। भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, और लोकतांत्रिक ही नहीं, उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। और उसके बाद में जो और सारी चीज़ें हैं कि उसमें जो भी आती हैं, तो पहली चीज़ है कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर जो भारत चाहते थे वो उनके सपनों का भारत वो था जिसमें उस भारत के सभी नागरिक, यहाँ रहने वाले सब लोग एकता का, हम की भावना का अनुभव करें और उनको ये अंदर से आश्वस्ति भी हो कि भारत मेरा है, भारत हमारा है, हम सब का है और हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं और ये हम सब एक हैं। जब ये भावना होती है किसी राष्ट्र के नागरिकों में तो वहाँ राष्ट्र के लिए त्याग की भावना होती है, राष्ट्र को उन्नतशील बनाने की भावना होती है, राष्ट्र को आगे प्रगति और विकास के रास्तों पर ले जाने की एक भावना होती है और उसके लिए लोग अपने अपने ढंग से काम करते हैं, योगदान देते हैं। दूसरा, हम की भावना कैसे हो सकती है? उसमें हम की भावना के लिए कि जो उसमें कहा कि भारत ये कैसा हो, तो हम की भावना तब होगी जब प्रत्येक व्यक्ति की मानवीय गरिमा को समझा जाएगा और उसका सम्मान किया जाएगा। और इस मानवीय गरिमा क्या है जो बाबा साहेब ने जो अपना जो इसको हम और थोड़ा सा और आगे खुलासा करेंगे तो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उसमें पहला ही अधिकार है समानता का अधिकार। तो यहाँ यानी कि भारत के सभी नागरिकों के बीच समानता का व्यवहार होगा, समान समझे जाएंगे और ये समानता सबका अधिकार होगा। और ये समानता सब तरह की होगी, वर्ण, जाति, संप्रदाय, धर्म या लैंगिक आधार पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये राज्य की, सरकार की, यानी सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस तरह का भेदभाव ना होने दे, ना पनपने दे, और यदि कहीं इस तरह का भेदभाव हो रहा है तो भेदभाव करने वालों को दंडित करे, उन्हें सजा दे। ये एक चीज। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार उसमें आता है, यानी कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को ये अपनी इस बात की स्वतंत्रता हो कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जिस विषय को पढ़ना चाहे पढ़े, जिस विषय जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहे उस क्षेत्र में काम करे, आजीविका के लिए जो साधन अपनाना चाहे, नैतिक साधन उन्हें अपनाए, वो किसी भी धर्म या उसकी धार्मिक अपनी आस्थाओं के साथ रह सके, अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार अपने जो उसकी पूजा पद्धति है, उसके जो विश्वास हैं
वो उनके साथ वो रह सके। यानी कि उसको इस सब की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इस सब से भी बड़ी प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत है। वो ऐसा भारत जहाँ व्यक्ति को, और जब ये सब चीज़ें होती हैं तब व्यक्ति की, तब उसकी मानवीय गरिमा, हमें लगता है उसकी मानवीय गरिमा के साथ जी रहा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, किसी के व्यक्ति की समानता का उसके साथ व्यवहार नहीं होता है, तो ये उसकी मानवीय गरिमा को खंडित करते हैं, मानवीय गरिमा का हनन करते हैं। और ये उतना ही बड़ा, ये संविधान का उल्लंघन भी है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन भी है, और ये सब चीज़ें हम क्या कहेंगे कि राष्ट्रीयता का भी एक उल्लंघन है। तीसरा चीज़ इसमें कि जो हम की भावना में आता है, वो आता है भ्रातृत्व, भाईचारा, और स्त्रियां इसको बहनापा कह सकती हैं, सिस्टरहुड। और इसको ये जो सह अस्तित्व इसका आधार होता है कि को एग्जिस्टेंस, हम लोग एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। जब ये होगा तब हम एक दूसरे के साथ में मानवीय आधार के साथ, प्रेम के आधार के साथ में हम जी सकते हैं। वही ये तब सद्भाव होता है। और जब समाज पे ये सब चीज़ें, समानता होती है, स्वतंत्रता होती है, सद्भाव होता है, वो वास्तव में एक समाज होता है, एक मानवीय समाज होता है, और वो एक राष्ट्र का निर्माण करता है। और वही समाज और वही राष्ट्र वो आगे प्रगति और विकास भी करता है। ये जी नहीं, आप जाइए, आप आए, आपको सुना, बहुत अच्छा लगा है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक, धन्यवाद तरुण जी। तो ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत था। अब सवाल ये है कि क्या उनके सपनों का भारत आज कहीं दिखाई दे रहा है? ये जो आदर्श था उनका, यथार्थ किस रूप में है उनका आदर्श, यथार्थ की जमीन पर? तो आज हम स्वाधीनता के 75 वर्ष हो गए हैं, गणराज्य की स्थापना हुए भी 72 साल हो गए हैं जब संविधान लागू हुआ। और तब से ये सारे प्रावधान लागू हुए कि जब संविधान के द्वारा अस्पृश्यता को, या जातिगत या वर्णगत या सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, और अस्पृश्यता या जातिवाद या जाति के आधार पर भेदभाव को एक अपराध माना गया, और उसके खिलाफ बहुत सारे एक्ट, कानून और ये सब बनाए गए। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है कि जो स्वाधीनता के कुछ सालों, कुछ दशकों में जो एक आशा जगी थी, जो उम्मीद जगी थी दलितों के अंदर भी कि ये देश हमारा है, और अब हम बिल्कुल एक दूसरे लोगों की तरह हम भी सम्मान की ज़िंदगी जी सकेंगे, हम भी स्वावलंबन का जीवन जिएंगे। एक आशाएं थी, उम्मीदें थी बंधी हुई, और वो उम्मीदें कुछ सफल होती दिखाई भी दे रही थी। एक आशावाद वो निराधार नहीं था, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा जो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जो आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण का लाभ कुछ मिला, और उसके आधार पर बहुत सारे लोग जो शिक्षा के अधिकार से वंचित थे, और ये अपनी आर्थिक दरिद्रता के कारण दलित समाज जो पढ़ नहीं सकते थे, वो पढ़े, शिक्षित हुए, और वो सरकारी नौकरी में आए। नौकरी के आने के बाद उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ, उनकी दूसरी पीढ़ी आई, वो उन्होंने भी पढ़ा लिखा। लेकिन ये बहुत थोड़ा सा रहा।
हालांकि आरक्षण का कोटा कभी पहले भी पूरा नहीं हुआ, अभी भी पूरा नहीं हो रहा है। ये उम्मीदें फिर भी बरकरार थी, लेकिन आज ये सब उम्मीदें ध्वस्त होती दिखाई दे रही हैं। ये इसलिए दिखाई दे रही हैं कि वो उम्मीदें, जैसा कि 1971 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और राष्ट्रीयकरण का इतना, जितने भी प्राइवेट बैंक थे, प्राइवेट सेक्टर में तो कोई आरक्षण नहीं है, कुछ नहीं है, दलित लोग होते ही नहीं थे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नहीं होते थे। लेकिन राष्ट्रीयकरण होने के बाद में बहुत बड़ी संख्या में लाखों लोगों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाखों लोगों को रोजगार मिला। बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में आया। उससे पहले जैसे रेलवे था, बहुत बड़ा सेक्टर था, और जब स्वाधीनता के बाद उसमें आरक्षण का आया तो रेलवे में करोड़ों लोगों को उसमें रोजगार मिल गया। तो ये जो चीज़ें थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब से निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, इस निजीकरण ने प्रत्येक क्षेत्र में, पहले इकोनॉमिक ड्राइव के नाम पर पहले 10% वो सरकारी पद वो काटे गए, उसके बाद फिर 10% काटे गए, और अब धीरे धीरे जो सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, और वो ऐसी कंपनियों को बेचा जा रहा है जो महारत्न कंपनियां हैं, जो प्रॉफिट जो देने वाली कंपनियां, मुनाफे देने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों को। पहले था कि जो घाटे में कंपनियां चल रही हैं, सरकार उनको ग्रांट दे करके किसी तरह से उनको पुनर्जीवित करने की कोशिश करती थी, कि ताकि वो जीवित हों, अपने पैरों पर खड़े हों और वो मुनाफा कमाने की स्थिति में आए, तो उससे ताकि लोगों का रोजगार ना जाए। लेकिन अब वो रुग्ण कंपनियां नहीं, वो बीमार कंपनियां नहीं जो सिक यूनिट्स थी, बल्कि जो अर्निंग यूनिट्स हैं, जो कमाने वाली, जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स हैं, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को, और उन कंपनियों को जिनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, अब वो निजीकरण होने का या उनको बेचे जाने का एक ये दुष्परिणाम हो रहा है, जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े भी, यानी कि जो आरक्षित वर्ग हैं, कि उनकी नौकरियां वहाँ ख़त्म हो रही हैं। तो ये जो संकुचन हो रहा है। दूसरा, जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में, ये सरकार की, राज्य की जिम्मेदारी होती है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार अपने प्रत्येक नागरिक को वो शिक्षा दे। लेकिन अब जिस तेज़ी के साथ में निजीकरण हुआ, निजी इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, निजी स्कूल कॉलेज, और वो इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के, या अब तो ह्यूमैनिटीज़ के भी आ रहे हैं, तो जितने भी आ रहे सारा प्राइवेट होता चला जा रहा है, और उसकी शिक्षा इतनी महंगी होती चली जा रही है कि अब गरीब लोग, पिछड़े लोग, वंचित लोग वो शिक्षा के अधिकारों से वो वंचित रहेंगे। और वो सरकारी स्कूल में कहीं अध्यापक नहीं हैं, कहीं बच्चों को सुविधाएं नहीं हैं, शौचालय नहीं हैं, इतनी कहीं कमरे नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ये सरकारी स्कूलों की दुर्दशाएं हैं पूरे देश भर की। तो ये सब जानबूझकर हो रहा है कि ताकि ऐसी स्थिति कर दी जाए, सरकार के स्कूलों के प्रति लोगों का मोह भंग हो जाए कि यहाँ तो बेकार है पढ़ाना, यहाँ कुछ नहीं होता है, और उस मोह भंग से लोग निजी स्कूलों की तरफ जाएं। तो ये जो निजीकरण की आंधी हो रही है, और जिस बाजारवाद का चिंता हम लोग करते चले जा रहे हैं, पिछले पूरी दुनिया इस बात से परेशान है कि पूरी दुनिया को इस पूंजी ने अपना कैप्चर कर लिया है, अपने ढंग से पूंजी नचा रही है, ये सब नचा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जिस भारत की, जिस आदर्श भारत की कल्पना करते थे, उसमें जैसा मैंने कहा कि किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं था, धर्म का वर्चस्व नहीं था, व्यक्ति का महत्व था धर्म के बजाय, वो व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति को उसकी पहचान। लेकिन आज व्यक्ति की गरिमा खत्म हो रही है, और एक धर्म की प्रधानता इतनी ज़्यादा हो गई है कि व्यक्ति को यदि रहना है तो उस धर्म की आस्था के साथ, विशेष धर्म की आस्था के साथ रहना है। और सबसे बड़ी त्रासजनक स्थिति, जिसका जिक्र अभी पूर्व वक्ता ने भी किया, मैं भी करना चाहूँगा, कि आज देश भर के, ये हम कुछ भी कहते रहें, हमारे नेता लोग कुछ भी कहते, राजनेता कुछ भी कहते रहें, उनकी बातों का कौन कितना सच्चाई होती है कि नहीं होती ये वो जाने, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है, जो सूचनाएं हम सब लोग देख रहे हैं, वो ये कि हर जगह दलितों के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव होता है, अस्पृश्यता आज भी हो रही है, भेदभाव के रूप बदलते चले जा रहे हैं।
वर्ण व्यवस्था अपना रूप बदल रही है, जातिगत भेदभाव अपने रूप बदल रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारतीय गांवों से भी ये सूचनाएं मिल रही हैं, और आपके यहाँ पे राजस्थान से भी ये घटनाएं खूब होती हैं, मध्य प्रदेश में होती हैं और आसपास में सब जगह होती हैं कि कहीं दलितों को इसलिए मारा पीटा जाता है कि वो हमारी तरह मूंछ क्यों रखता है, कहीं इसलिए उनको कि दलित समाज का कोई युवक दूल्हा घोड़ी पर चढ़ के निकलता है तो उसलिए नहीं निकालना जाता क्योंकि तो हमारे शान के खिलाफ है, हमारी बराबरी करता है। कहीं पे इसलिए मारा पीटा जाता है कि तुम हमारी तरह पान क्यों चबाते हो, कहीं इसलिए मारा पीटा जाता है कि हमारे साइड तो भी हमारी इज्जत तुमने बताया क्यों नहीं, हमारे इस कप में ये सब तुमने क्यों खा लिया, क्यों पी लिया, यानी कि बहुत तरह की चीज़ें हैं। और उससे भी ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है, इसलिए मारा पीटा जाता है कि आप जय भीम क्यों बोल रहे हैं। ये आज विशेष रूप से मैं जिक्र कर रहा हूँ, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। पूरे देश में हर राजनीतिक पार्टी पूरा महीना अम्बेडकर जयंतियों का महीना रहेगा, सारी राजनीतिक पार्टियां, सभी विचारधारा के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियां मनाएंगे, धूमधाम से उनका खूब गौरवगान करेंगे, अपने अपनी तरह से अपने अपने विचारों के वैचारिकता के रंग में रंगकर उनको पेश करेंगे। कोई बाबा साहब अम्बेडकर को राष्ट्रवादी पेश करेगा तो कोई बाबा साहब अम्बेडकर को सांप्रदायिक पेश करेगा, कोई उनको बिल्कुल एक धर्मनिरपेक्ष के छवि के रूप में प्रस्तुत करेगा तो कोई उनको एक विशेष संप्रदाय के विरुद्ध उनकी छवि पेश करेगा, उनको संकीर्णतावादी पेश करेगा, कोई उनको केवल दलितों का नेता बताएगा, कोई तरीक अलग अलग तरह से जैसी जिनका उनका विचार होगी उसके रूप में सिद्ध करेंगे। लेकिन कोई इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का जयकारा करेंगे, जय भीम भी बोलेंगे, लेकिन यही इसी बात में, इसी दौर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उनके मुंह पर कालिख पोती जा रही है, कहीं उनकी नाक काटी जा रही है, कहीं उनका सिर फूटा जा रहा है, कहीं उनके गले में जूतों की माला फैलाई जा रही है। कई ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं जहाँ पे कुछ युवा बाबा साहब अम्बेडकर को चप्पल से मार रहे हैं और उसके वीडियो बड़े शान के साथ में वो सोशल मीडिया पे वो दिखलाए जा रहे हैं। ये और इतना ही नहीं, जय भीम कहने वालों को जबरन मारा पीटा जा रहा है कि आप जय भीम क्यों कह रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ एक ऐसा अतिवादी ग्रुप उभर कर आ रहा है कि जो ये कहता है, जो भारत नहीं कहता, जो हिंदुस्तान कहता है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो आदर्श भारत है, देश है, वो भारत है, संविधान में वो भारत है। आर्टिकल 1.1 में उस पर लिखा है इंडिया का नाम, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में कहेंगे तो भारत, ये देश है। लेकिन वो भारत नहीं कहता कोई भी आज। ये भारत बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्पना के एकदम विरुद्ध है कि हिंदुस्तान कह रहे हैं, और हिंदुस्तान से ही बढ़ के अब हिंदुस्तान हो गया है कि हिंदुओं का स्थान, हिंदुओं का देश। और अब एक ऐसे नारे आ रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, यानी कि जय श्री राम यदि नहीं कहेंगे तो आप हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। इसलिए और कोई नहीं, क्योंकि जो लोग जय भीम कह रहे हैं उनको जबरन मारपीट करके कि आप जय श्री राम बोलिए, जय भीम नहीं बोलेंगे। ये लोकतांत्रिक देश में, एक संवैधानिक गणराज्य में, जहां प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपनी अभिव्यक्ति की, अपने अनुसार अपने जीने की, अपनी आस्थाओं के साथ रहने की। राम यदि आपके आदर्श हैं, आराध्य हैं, बाबा साहब अम्बेडकर मेरे भी उतने ही आराध्य हैं। आपके लिए राम जितने पूज्य हैं, मेरे लिए बाबा साहब अम्बेडकर उतने ही पूज्य हैं। हमने कभी इस बात पर आपत्ति नहीं की कि आप राम का जयकारा क्यों बोल रहे हैं। हमने कभी राम का इस बात के लिए विरोध नहीं किया कि आप राम के प्रति आस्था क्यों की जा रही है। फिर हमारे साथ ये सब क्यों? जय भीम कहने पर आपत्ति क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां क्यों? आज तक कभी किसी दलित ने श्री राम की मूर्ति नहीं तोड़ी होगी, श्री राम के प्रति उनके मालों में कहीं जूतों की माला नहीं डाली होगी, वैचारिक रूप से उनकी आलोचना की होगी। ये संवैधानिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का। बाबा साहब अम्बेडकर की भी आलोचना की जा सकती है, उनके विचारों से असहमति व्यक्त की जा सकती है। ये असहमति लोकतांत्रिक, मानवीय और शिक्षित होने की का एक सबूत है।
लेकिन जहां तर्क नहीं होते वहां गालियां बोलती है, जहां विचार नहीं होता वहां हथियार चलता है, और जहां मनुष्यता नहीं होती वहां हिंसा चलती है, वहां दमन चलता है। तो ये जो सब चल रहा है ये अंबेडकर के आदर्श भारत के एकदम प्रतिकूल है। तो जरूरत तो बाबा साहब अंबेडकर जो चाहते थे कि तर्कशील भारत, विचारशील भारत, विवेकशील भारत। आज तर्क की हत्या हो रही है, विचार की हत्या हो रही है, अंधविश्वास, धार्मिक नाम पर भक्ति इतनी प्रधान होती चली जा रही है कि आस्था, भक्ति और विश्वास जहां जहां होते हैं ये विचार की हत्या करते हैं, ये उतना ही आगे बढ़ने से रोकते हैं। समाज का रूढ़िवादी होना, परंपरागत होना, अब वो परंपराएं 1000 साल की पहले की परंपराएं, 10,000 साल पहले की परंपराएं, आज यदि हम कहें हम उन परंपराओं को ज्यों का त्यों आज मानेंगे तो इसका मतलब है हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम पीछे जाना चाहते हैं। आज ऐसे लोग समाज में मौजूद हैं कि जो मनु महाराज के मंदिर बना रहे हैं, मनु महाराज के जयकारे बोलते हैं। खुद आपके राजस्थान के जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट में के अंदर मनु महाराज की मूर्ति स्थापित है। एक हाई कोर्ट जो न्याय का मंदिर जिसे कहा जाता है, एक न्यायालय में यदि किसी की मूर्ति हो सकती है तो संविधान निर्माता की मूर्ति होनी चाहिए। किसी और मूर्ति हो सकती है तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की मूर्ति हो सकती है, किसी और बहुत बड़े न्यायविद की मूर्ति हो सकती है, लेकिन मनु की मूर्ति का लगना और वो भी हाई कोर्ट के परिसर के अंदर लगना, इसका मतलब है कि वो अंदर जो संविधान है कि वो उस संविधान को हम नहीं मान रहे, क्योंकि वो जो संविधान है वो मनुस्मृति को नकार रहा है, जो मनुस्मृति का शासन है, जो मनुस्मृति का विधान है। और बाबा साहब अंबेडकर ने अपने समय में, अपने आंदोलनों के दौरान में उस मनुस्मृति को जलाया था। कहा था कि ये भारत के लिए, नागरिकों के लिए, मनुष्यों के लिए, समाज के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है, ये समाज को आगे ले जाने वाला नहीं है, इसलिए उसको जलाया उन्होंने कि ये अप्रासंगिक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम मनु की मूर्ति हाईकोर्ट में स्थापित करके, मनु के मंदिर स्थापित करके, ये इस बात का सबूत है कि लोग मनुस्मृति का शासन लाना चाहते हैं, उस संविधान को अप्रासंगिक बनाना चाहते हैं। ये जो बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का जो भारत है, जो उनके भारत का जो आदर्श है, वो आदर्श ये नहीं कहता, वो मनुष्य को तोड़ने की बात नहीं कहता, वो जोड़ने की बात कहता। वो जो मनुस्मृति के जो आदर्श हैं वो उन आदर्शों को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहता है। आज अब क्या कह सकते हैं कि इतनी चीज़ें वैचारिक रूप से हम इतने विपन्न हो सकते हैं कि एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अपने छात्रों को गोबर के उपले बनाने सिखा रहा है। हर गांव के, देश के हर गांव की हर औरत, हर घर में, अपने सबके घरों में पशु होते हैं, उन पशुओं के गोबर के उपले बनाती है। उन उपलों से वो अपना रोटी बनाती है, चूल्हे जलते रहे अभी तक। सब जानते हैं ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि कौन से हम उपले बनाना सिखा करके हम कौन सा विकास करेंगे। आज घरों में रसोई गैस आ गई है, एलपीजी गैस आ गई है, सब चीज़ें आ गई हैं, ईंधन है बहुत कम। जहाँ कहीं जो लोग के पास साधन नहीं है वो आदमी लकड़ी से चला रहे हैं या चूल्हे से, उपले से जला रहे हैं, तो वो उपले बनाने जानते हैं। जहाँ हम इतना सब चीज़ें अपने आप में सिमटती चली जा रही हों कि हमें, क्योंकि हमें कुछ धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करना है, इस कारण हम नए विचारों को नहीं अपनाएंगे। और इसका ये हो ये गया कि संविधान को लोग सीधे सीधे मना करते हैं, हम संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। यानी कि संविधान से, संवैधानिक राज्य में
जहां संविधान का अपमान करना कानूनी जुर्म है, वहां संविधान का लोग अपमान कर रहे हैं, संविधान को नकारते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, एक गहरी चुप्पी होती है। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को ध्वस्त करते हैं लोग, उनके खिलाफ गहरी चुप्पी होती है। जय भीम कहने वाले, यानी कि बाबा साहब अंबेडकर का जयकारा कहने वाले लोगों को मारा पीटा जाता है, और ऐसे वीडियो सामने आए हैं, उनके मुंह में मूता गया है, उस पर एक गहरी चुप्पी होती है। ये बाबा साहब अंबेडकर के भारत का आदर्श नहीं है। और जो लोग सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनकी आवाजों को समूह दबाने की कोशिश करते हैं। लिंचिंग हो रही है। लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा इकट्ठे होकर के किसी भी व्यक्ति को मार देना, उसके साथ हिंसा करना, लिंचिंग। और भीड़ की कोई फिलॉसफी नहीं होती, भीड़ का कोई विचार नहीं होता, वो भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। उस भीड़ के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि पहचान नहीं है, वो भीड़ है, उसमें आप व्यक्ति चिन्हित नहीं है। और इस लिंचिंग के शिकार बिल्कुल एक टारगेट, एक समूह है। दलित उस लिंचिंग के शिकार हो रहे हैं, मुसलमान उस लिंचिंग के शिकार हो रहे हैं, और कहीं कहीं पर वो दूसरे संप्रदाय के दूसरे हिंदू लोग भी लिंचिंग के शिकार हुए हैं, दूसरे जो सवर्ण हिंदू हैं वो भी लिंचिंग के शिकार हुए हैं। तो ये जैसा हम माहौल बनाते चले जाएंगे, उसी तरह का समाज बनता चला जाएगा। जैसा हमारा व्यवहार होता है, उसी तरह का व्यवहार को हम अपने लिए आमंत्रित करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर यही कहते थे कि हमको, यानी कि व्यक्ति को, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा वो अपने लिए चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ आपको सम्मान मिले, तो आपको भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हम आपका सम्मान करें, तो आपको हमारा सम्मान करना होगा। आप चाहते हैं आपकी मानवीय गरिमा का सम्मान हो, तो आपको भी दूसरों की मानवीय गरिमा का सम्मान करना होगा। और यदि आप दूसरों की मानवीय गरिमा को ध्वस्त करेंगे, तो उसकी देर या सवेर किसी न किसी रूप में उसकी प्रतिक्रिया होगी। सहने की एक सीमा होती है। कोई भी समुदाय हो, कितना सहेगा, जितना दबाएंगे दबता जाएगा, अंत में वो फटेगा। और जब फटेगा तो स्थितियां विस्फोटक होगी। तो बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसा भारत देखते थे जिसमें शांति हो, अहिंसा हो, सह अस्तित्व हो, भाईचारा हो। और दूसरी चीज कि जहां वो राजनीति में भी वो चाहते थे कि एक लोकतंत्र हो, और लोकतंत्र मजबूती के लिए जरूरी है कि एक सत्ता और विपक्ष के बीच में एक संतुलन हो। सत्ता पक्ष इतना प्रबल ना हो कि उसके सामने विपक्ष बौना हो जाए, अस्तित्वहीन हो जाए, और उसको आवाज ना उठा सके। विपक्ष, सरकार की यदि जिम्मेदारी है कि वो कल्याणकारी राज्य है, जैसा कि हमारा वेलफेयर स्टेट है कि कल्याणकारी राज्य है, वो जनता के कल्याण के लिए वो नीतियां बनाए, तो विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि वो उसमें एक चौकीदार की भूमिका निभाए। वो ये देखे कि वो जनता के हित कितना हो रहा है, कहीं उनके हितों के खिलाफ कितना काम हो रहा है, हितों का संरक्षण हो रहा है, नहीं हो रहा है। और यदि विपक्ष नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं होगी विपक्ष की, तो सत्ता निरंकुश होती है। इस निरंकुश सत्ता बाबा साहब के सपनों का आदर्श नहीं है, बाबा साहब के भारत का आदर्श नहीं है। और ऐसे में जब प्रतिपक्ष इतना कमज़ोर हो जाए कि वो अपना अस्तित्व खो दे, तब जनता को प्रतिपक्ष बनना पड़ता है। तो ये जो समय है, बाबा साहब अंबेडकर के आदर्श के यदि हम की दृष्टि से यदि सोचें, तो आज विपक्ष नहीं है, विपक्ष की कोई आवाज़ नहीं है। जो आवाज़ है केवल सत्ता पक्ष की है, चाहे मीडिया में है, चाहे कहीं पर भी है। और विपक्ष नहीं है तो कौन इस बात को देखेगा कि उसका कौन, यदि सरकार की कोई नीतियां जन विरोधी लगती हैं तो कौन आवाज़ उठाएगा? विपक्ष की आवाज़ नहीं है, विपक्ष खत्म है। विपक्ष भयभीत है या डरा हुआ है या बोलता नहीं है, क्यों नहीं बोलता है, ये विपक्ष तय करेगा, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन हम जनता के लोग हैं। आखिर ये कैसे हम एक भयमुक्त भारत बनेगा? कैसे जो जनता की समस्याएं हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? तो जनता उठाएगी, ये जनता को उठाना पड़ेगा। तो ये ऐसा माहौल
जहाँ पर व्यक्ति की अभिव्यक्ति पर कोई करे, कोई उसे अपने आप को कोई दबाव महसूस ना करे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना एक अलग बात होता है, एक संवैधानिक स्वतंत्रता है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति के हम कह रहे हैं स्वतंत्र है, लेकिन सामने कोई बंदूक लिए खड़ा हो और सामने मेरे साथ खड़ा होकर के व्यक्ति के सामने ये कहे तुम्हें बोलने की आज़ादी है बोलो, लेकिन सामने बंदूक लिए खड़ा है, वो जानता है कि तू बोलेगा तो गोली लग जाएगी, तो वो नहीं बोलेगा। तो ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस काम की है? तो स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, उसमें जो बहुत तरह के अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, आपका आजीविका का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये सब जो बहुत सारे अधिकार हैं, तो उसमें है कि शोषण के विरुद्ध यानी कि उनके संरक्षण का अधिकार भी है। तो वो एक वातावरण होना चाहिए, आज वो वातावरण नहीं है, ये सबसे बड़ी त्रासदी है। और हम 75 साल के यानी कि लगभग अब इतने सालों के बाद जो एक लंबी दूरी तय करके हमको एक मैच्योर, एक डेमोक्रेटिक स्टेट हो जाना चाहिए था, एक मैच्योर डेमोक्रेसी होना चाहिए था, हम नहीं हो रहे। हम कहने के लिए दुनिया का बहुत बड़ा लोकतंत्र है, हम इस पर गर्व करते हैं, लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र में अंतर होता है। और बाबा साहेब अम्बेडकर यही चाहते थे कि सामाजिक लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र मजबूत होगा तो राजनीतिक लोकतंत्र भी मजबूत होगा, और यदि सामाजिक लोकतंत्र कमजोर होगा तो राजनीतिक लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा। और सामाजिक लोकतंत्र यही होता है कि व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, जो मैं कह रहा हूँ, ये मूल अधिकार ये समाज में होने चाहिए। वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई छोटा बड़ा, ये किसी के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये सामाजिक लोकतंत्र कैसे हो, ये हम सब लोगों की, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, ये हमारी चिंता है। एक सामाजिक लोकतंत्र कैसे मजबूत हो? सामाजिक लोकतंत्र मजबूत होगा तो लोग राजनीतिक लोकतंत्र को अपने आप मजबूत कर देगा। अभी मैं थोड़े दिन पहले कोई किताब पढ़ रहा था किसी की, कि वो चुनाव सुधारों के ऊपर, कि वो एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं किताब में, कि जब कोई भी सरकार बनती है, किसी भी राजनीतिक पार्टी की बनती है, वो हमारे वोट से बनती है, और हमारे वोट से चुनने के बाद में वो हमारे हितों के खिलाफ ही वो सरकारें काम करती हैं। और फिर वो हमारे प्रतिनिधि, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, वो हम उनके पास जाते हैं अपनी शिकायतें लेकर के, अपने सुझाव लेकर के, तो हमारे सुझाव और शिकायतों को वो दरकिनार कर दिया जाता है। तो एक ऐसा अधिकार होना चाहिए कि जहां हम अपने प्रतिनिधि को यदि चुन सकते हैं तो अपने प्रतिनिधि को हम वापस बुला करके उसके चुनाव को निरस्त भी करा सकें। इसके क्या रास्ते हो सकते हैं? ये आज ये बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल है। हालांकि उस किताब को पढ़ते मेरे दिमाग में आया तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूँ। ये एक सवाल है ये बौद्धिक वर्ग को, कि ये चुनाव कोई भी होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई राज्य हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, अंततः वो हमारे वोट से चुनकर जाता है और वो हमारा प्रतिनिधि होता है। और जब जीत कर चला जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे उसको कितना ही प्रतिशत वोट मिला हो, वो पूरे उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो चुनकर आता है। उसे वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, वो सबका होता है। तो वो फिर हमारे प्रश्नों को, हमारे सवालों को, हमारी समस्याओं को, हमारे सुझावों को, और जो सरकार की नीतियों के बारे में हमने बताते हैं कि भाई हमारी ये सब पूर्ति नहीं होती है, तो उनके ऊपर वो क्यों नहीं करता है, तो ये हम क्या रास्ता अपना सकते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों के भारत में ये मैं समझता हूँ यही चीज़ें हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व और उसकी गरिमा ये कैसे स्थापित हो। और जब तक हम धर्म और पूंजी के हाथों के कठपुतलियाँ बनते रहेंगे, गोटियाँ उनके हाथों की बनी रहेंगी, तब तक हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं रहने देंगे, अपनी भूमिका नहीं निभा सकते लोकतंत्र को मजबूत होने में। धर्म और राजनीति का गठबंधन हमेशा खतरनाक होता है। पूंजी और राजनीति का गठबंधन भी
लोकतंत्र के लिए स्वस्थ ठीक नहीं होता। लेकिन आज धर्म, पूंजी और राजनीति तीनों का गठबंधन है। ये बहुत त्रासदायक स्थिति है और बहुत विचार का विषय है। धर्म, पूंजी, ये दोनों अपने तरह से समाज को चला रही है। व्यक्ति और विचार वो कौन होते चले जा रहे हैं और इसीलिए शोषण के नए नए तरीके होते चले जा रहे हैं, पैदा होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ मनुष्य की आवाज़ दबती है। भक्ति का शोर जितना होता है उतना मनुष्यता का शोर दबता हो, मनुष्यता की आवाज़ उतनी ही कमज़ोर होती है। मैं किसी की धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ नहीं हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो भी उनकी आस्था हैं, जो भी उनके आराध्य हैं, उनकी पूजा करें, आराधना करें, अपने अपने तरीके से चाहे जैसा करें। लेकिन जो आप सोचते हैं वैसा ही सब सोचें, जो आप करते हैं वैसा ही सब करें। आपका जो आराध्य हो सबका वही आराध्य हो, आपकी जो भक्ति है वही आपकी हो, आपका जो राष्ट्र के प्रति नजरिया है वही मेरा भी हो, वो नहीं हो सकता। आपके दृष्टिकोण में आपका वर्चस्व होना चाहिए। लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति या जाति या वर्ण या संप्रदाय के वर्चस्व के खिलाफ हूँ। हमारा संविधान खिलाफ है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ समानता यही है कि सबका बराबर, किसी का एक वर्चस्व किसी एक का नहीं होना चाहिए, ना आर्थिक आधार पर, ना राजनीतिक आधार पर, ना सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर भी नहीं। सबको एक समान स्पेस चाहिए, सबको बराबरी का जो संविधान प्रदत्त जो है अलग से नहीं चाहिए, संविधान के दायरे में चाहिए। संविधान जो कहता है, संविधान जो मौलिक अधिकार देता है, उन अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जो प्राइमरी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए। लेकिन आज यही सबसे महंगी है, आम आदमी के लिए सबसे दुर्लभ चीज़ें हैं। सरकारी अस्पतालों की जो दुर्दशा है, तो बहुत सरकारी अस्पताल हैं बहुत कम जनसंख्या के अनुपात में, और वहाँ जो दुर्दशा है होती है कि आदमी को एक छोटी सी बीमारी के लिए भी कितना कितना भटकना पड़ता है। और प्राइवेट बड़े बड़े जो अस्पताल हैं वो कितना पैसा लेते हैं, वो बस का नहीं है। तो और शिक्षा का बता दिया। तो जहाँ ये सब चीज़ें होंगी वहाँ सब क्या होगा। और दूसरा, निजीकरण होते आंधी में सरकारी क्षेत्र सिमटता जा रहा है। एक तो आरक्षण वैसे ही पहले से ही बहुत कम क्षेत्रों में था। आर्मी में आरक्षण नहीं था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आरक्षण नहीं था, बहुत सारे क्षेत्रों में आरक्षण नहीं था। केवल सरकारी प्रशासन में, कुछ सेवाओं में, पुलिस में, टीचिंग में ये कोई आरक्षण था। वो भी दिन पर दिन सिमटता चला जा रहा है, ख़त्म होता चला जा रहा है। तो ये सिमट रहा है क्योंकि ये आरक्षण को कैसे निष्प्रभावी किया जाए। आरक्षण को निष्प्रभावी करना यानी कि आरक्षण को समाप्त करेंगे तो लोग हो हल्ला करेंगे, बचाएंगे, कोई कोर्ट जाएगा, कोई कहीं जाएगा। इसलिए आरक्षण को निष्प्रभावी कर दिया जाए। आरक्षित पद है उनको भराना जाए और आरक्षण को अप्रासंगिक कर दिया जाए। और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो जो संभावना है वो उनकी संभावनाएं खत्म हो जाए। और वो जो अम्बेडकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो सब चाहते थे कि ऐसा भारत हो जिसमें कि जिस तरह के बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े कि हर गरीब आदमी का, हर वंचित व्यक्ति का, गाँव का, पिछड़ा का कोई भी जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके, प्रत्येक क्षेत्र में आगे जा सके। तो यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में आगे जाने की संभावनाएं नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं, मैं संक्षेप कर रहा कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी बात को, कि बाबा साहेब अम्बेडकर के भारत का जो आदर्श है और उसका यथार्थ, उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। और इस द्वंद्व में आम आदमी पिस रहा है। वो केवल दलित या आदिवासी नहीं है, केवल मुसलमान नहीं है, ये सवर्ण हिंदू भी पिस रहा है। जिसके अंदर मानवीयता है, जो किसी जो अतिवादी समूहों के साथ नहीं जुड़ रहा है, वो पिस रहा है। मनुष्यता पिस रही है। मनुष्यता को मारकर कोई समाज और राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। ये हम सबका दायित्व है, मनुष्यता को बचाना। हम राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, राष्ट्र को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, हम समाज को उन्नत बनाना चाहते हैं, समाज को आदर्श बनाना चाहते हैं। तो हमें मनुष्य को और मनुष्यता को बचाना होगा।
ये कैसे बचा सकते हैं, ये हमको रास्ते सोचने होंगे। ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सामूहिक जिम्मेदारियाँ हैं। आप लोगों ने मुझे अपने विचार बांटने का ये अवसर दिया, यहाँ आमंत्रित किया आप लोगों के साथ, और आप सभी लोगों ने, मित्रों ने जो भी जुड़े हैं, मुझे इतनी देर सुना धैर्य के साथ या बर्दाश्त किया, जो भी है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।